की क्या होंगी, कुंडित टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटिक कोर प्रोटीन्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो सेलुलर ऑर्गेनल्स का गैंग हमने शुरू किया था, गैंग ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स, उसका आज हम लीडर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि जो सब ऑर्गेनल्स को कंट्रोल में रख रहा है, किसका दिमाग चल रहा है, किस ऑर्गेनल का दिमाग चल रहा है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है न्यूक्लियस। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या इसको फिर ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो हमने आज समझना है कि ब्रेन ऑफ द सेल या सेल के अंदर जो सारे मैकेनिज्म हो, चाहे वो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म हो, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म हो, फंक्शनल मैकेनिज्म हो, जितना भी हो सारा कंट्रोल हो रहा होता है बेसिकली न्यूक्लियस के थ्रू। न्यूक्लियस ही एक सेल का पूरा ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोमर्स कह रहा हूं, सेंट्रियोल्स और सीलिया, फ्लैजिला, सारी चीजें देख ली तो जो सेल के पार्ट्स थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वो वाले ऑर्गेनल जो कि इन सारे पार्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाता है, इस सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, इनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और वो क्या है हमारे पास? सेल न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस को 1831 में, कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था बोलो जरा? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने इसको डिस्कवर किया था 1831 में। और अगर इसके हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, स्ट्रक्चर से पहले हम ये कहेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता क्या है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं तो उसमें फिर न्यूक्लियस की लोकेशन भी डिफरेंट होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नाम से पता चल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास डेफिनेट जो है न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें प्लांट, एनिमल, फंजाई, क्या कहते हैं उसे, एल्गी, ये सारी चीजें जो है यूकैरियोटिक सेल्स में फॉल करेंगी तो उसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो लोकेशन में ये है कि हमारे पास यूकैरियोटिक्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। अब जिनमें होता है उनमें भी अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, किसकी बात करें? एनिमल सेल्स की बात करें तो उनके बिल्कुल सेंटर में होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस उसको बोलते हैं। सेल के सेंटर में हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। बिल्कुल ये सेल है तो उसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा एनिमल सेल के। बात करें हम प्लांट सेल्स की, किसकी बात करें हम? प्लांट सेल्स की बात करते हैं। तो प्लांट सेल्स में हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में नहीं होगा। मैच्योर प्लांट्स की बात कर रहा हूं, यंग में तो न्यूक्लियस बीच में ही होता है, लेकिन जैसे ही सेल मैच्योर करता है तो ड्यू टू वैक्यूल फॉर्मेशन, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है उनमें, उनके फॉर्मेशन की वजह से पेरिफेरल पार्ट पे यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सेंटर में नहीं होगा। तो प्लांट्स में कहां पे होगा? पेरिफेरल पार्ट पे होगा, पेरिफेरल रीजन ऑफ सेल, रीजन ऑफ सेल। प्लांट में ये यहाँ पे होता है। इसी तरह फंजाई में भी होगा, एल्गी में भी होगा। ये तो होगी किसकी लोकेशन? एनिमल में बिल्कुल सेंटर में होता है। पेरिफेरल जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनमें बिल्कुल ये सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा पेरिफेरल पार्ट पे, मतलब किनारों पे कहीं पे ये होगा। एक तो ये बात होगी। फिर अगर उसके अलावा बात करें तो बाज ऐसे सेल्स होंगे जिसमें कोई न्यूक्लियस होगा ही नहीं। ऐसे भी सेल्स हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस ही नहीं है। ऐसे सेल्स होते हैं, अमूमन ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। फिर ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस हो सकते हैं, ऐसे भी सेल्स हैं जिसमें कई न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो उसके लिहाज से इसकी डिवीजन की जाती है न्यूक्लियस की, किस हवाले से कि उसमें नंबर ऑफ ऐसे सेल जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी करें, वेरिएट करें, मतलब डिफर कर जाए। बिल फॉर्स हमारे पास एक होते हैं ए न्यूक्लिएट। क्या होते हैं? ए न्यूक्लिएट। ये ऐसे सेल्स हो गए जिनके अंदर नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। ऐसे सेल जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा उसको ए न्यूक्लिएट कहते हैं। और इसके बेहतरीन जो एग्जांपल मैं प्लांट की केस में दूं तो जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स? सीव ट्यूब सेल्स, जो कि कहां पे होते हैं? फ्लोएम के अंदर होते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास
न्यूक्लियस नहीं होता। इंसानों की बात करें तो इंसानों में हमारे अंदर एक सेल की टाइप है ब्लड के अंदर, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज के जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं होता। तो उसको क्या कहेंगे आप? ए न्यूक्लिएट। क्या कहेंगे? ए न्यूक्लिएट। दूसरे होते हैं मोनोन्यूक्लिएट, जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, वो मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। एक और चीज है जो कि एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और वो है बाई न्यूक्लिएट। अब नाम से पता चल रहा है बाई न्यूक्लिएट क्या होंगे? जिसके अंदर दो हमारे पास न्यूक्लियस होंगे। कितने होंगे? दो न्यूक्लियस होंगे। या इसके दूसरा नाम है डाइकैरियोटिक। क्या है? डाइकैरियोटिक, जिसके अंदर दो कैरियॉन्स हो, दो न्यूक्लियस हो। ये कैरी का लफ्ज आ जाए बायो में तो इसका मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसी तरह मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक। तो ये जो डाइकैरियोटिक होते हैं उसका मतलब उसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। और इसके एग्जांपल में हमारे पास कुछ लिवर सेल्स हैं। क्या है? लिवर के सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स हो गए, तो वो सारे हमारे पास है। इसके कुछ सेल्स होते हैं जो डाइकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी फॉल करती है और उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। उसे क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। जिसमें दो से ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियस हों उनको कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। क्या कहेंगे उसको? मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। या फिर इसका एक और नाम है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनोसिटिक सेल्स। क्या नाम है? सिनोसिटिक सेल्स। तो व्हाट आर सिनोसिटिक सेल्स? ऐसे सेल्स जिसमें मोर देन टू न्यूक्लियस प्रेजेंट हों एक सेल के अंदर, तो उसको कहेंगे हम, मतलब न्यूक्लियाई इसके अंदर काफी सारे प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे सिनोसिटिक सेल्स या फिर मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। क्या है? सिनोसिटिक सेल्स या फिर मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। अब ये सिनोसिटिक सेल्स है, ये तुम लोगों का जो फंजाई वाला चैप्टर है उसके अंदर ये चीज मेंशन होगी कि वहां पे कई ऐसे फंजाई है जिनके हाइफी के अंदर कई किस्म के हमारे पास मतलब साइटोप्लाज्म उनका एक होता है, साइटोमेम्ब्रेन भी एक होती है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो वो उसकी एग्जांपल में जैसे हाइफी ऑफ फंजाई कह दो, ठीक है, या सेल्स ऑफ फंजाई। और एक मल्टी न्यूक्लिएट की एग्जांपल इंसानों के केस में ज्यादा होती है। तो मल्टी न्यूक्लिएट एग्जांपल में इसकी बेहतरीन एग्जांपल है मसल सेल्स। क्या है हमारे पास? मसल सेल्स। मसल सेल्स में मतलब एट अ टाइम 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो ये कितने हो गए? न्यूक्लियस को शुरू करने से पहले उनकी लोकेशन और उनके जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स इन द सेल कितने टाइप्स है। एक न्यूक्लिएट है जिसमें सेल न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करिए आप लोग। बाई न्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक जिसमें दो न्यूक्लियाई होंगे, और मल्टी न्यूक्लिएट या फिर सिनोसिटिक सेल्स जिसमें बहुत ज्यादा हमारे पास क्या हो, सेल जो न्यूक्लियस है वो एक सेल के अंदर पड़े हो, तो वो हमारे पास सिनोसिटिक सेल्स या फिर बाई मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहलाएंगे। तो ये तो बेसिकली इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस को। किसको स्टार्ट करेंगे? कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली हमारा जो इस सीरीज का मकसद है वो डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स है उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स और फंक्शन है ना, हमने उसको डिस्कवर कर रहे हैं। बाकी ये अलग अलग से इनको पूरी बुक्स पूरे हमारे पास चैप्टर होते हैं एक एक ऑर्गेनल पे, तो बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लेवल पे हमने सिर्फ ये देखना है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली उसमें कितने टाइप्स के हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं या कितने पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। तो न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास गोल ही होता है। क्या होता है? गोल होता है, ठीक है। ऐसे गोल हो गया। उसके बाद एक बात और याद रखना, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहली बात याद रखना क्या है हमारे पास? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर दो ऐसे मेम्ब्रेन्स होंगी। कितनी? दो। ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, ठीक है। सेल के बिल्कुल सेंटर में ये चीज पड़ी है, मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। डबल मेम्ब्रेन है तो ये जो एक मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है। क्या है हमारे पास? लिपिड। जैसे हमारे पास साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन हम देख रहे थे, वहां पर हमने कहा था कि ये लिपिड बाइलेयर होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिपिड बाइलेयर है, एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होगी, एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन है, एक बात ये। दूसरे इनका जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन्स और फैट्स हमारे पास ये जो लिपिड्स हैं वो होंगे, उनका बना होगा। तो इनका जो बाकी कंस्ट्रक्शन है वो वैसा ही जैसे सेल मेम्ब्रेन के तौर पर है। इसके जो आउटर पार्ट है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को जो न्यूक्लियस के गिर्द होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप या लिफाफा या फिर न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब वो वाली मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस के अंदर वाली चीजों को क्या करेगी, कवर करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी, उसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन है, मतलब दो मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाम से मुताबिक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही हो गया। जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होगी, जो साइटोप्लाज्म की तरफ मेम्ब्रेन होगी, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरीके से जो अंदर होगी इसका नाम होगा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही हो गया, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक आउटर हो गई, एक इनर हो गई। फिर ये जो बीच में इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, ये वाली जो जगह है, ठीक है, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो बिटवीन इनके स्पेस है, इसमें फ्लूइड फिल हुआ होता है। और स्पेस को किसको, ये जो स्पेस होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसे क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होगी, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होगी उसको कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सही हो गया। उसके बाद अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, कौन सी वाली मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ऐसे, ठीक है, कैसे कनेक्टेड होगी, जो आउटर मेम्ब्रेन है, यही बात याद रखना, कौन सी वाली, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी ऊपर क्या लगे होंगे, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स। इसी तरीके से जो आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ये जो आउटर सरफेस है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर वाली तरफ पे भी क्या होंगे, राइबोसोम्स अटैच हुए होंगे। ऐसे क्या अटैच होते हैं, इस पे राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं। तो अब ये एक बात और पता चल गई कि जो राइबोसोम्स है वो न्यूक्लियस के किस पार्ट के साथ अटैच होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। मतलब ये अगर आउटर मेम्ब्रेन है तो इसका ये वाला सरफेस जो इस तरफ है वो आउटर मेम्ब्रेन सरफेस होगा और ये उसके अंदर वाले तरफ होगा। मतलब आउटर मेम्ब्रेन की भी आउटर सरफेस पे हमारे पास क्या लगे होंगे, राइबोसोम्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे, ये वाले के जो डॉट्स है ये क्या है, हमारे पास राइबोसोम्स है। इसके अलावा अब एक और कॉन्सेप्ट जो है जो कि इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनवेलप के लिहाज से, क्योंकि पहले हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसके बाद अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो अगला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये जगह जगह से आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब ये ऐसे मिली हुई है और फिर ये वाली ऐसे मिली है, तो दरमियान में क्या बना हुआ है, एक पोर सा बना हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है और दरमियान में एक सुराख सा बन जाता है, एक पोर सा बन जाता है। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिन्होंने पहले से पढ़ा उनको याद आ रहा होगा, इन पोर के साथ होती है प्रोटीन्स। क्या होती है, प्रोटीन्स। इनके साथ क्या होती है, प्रोटीन्स। और उनकी वजह से एक सुराख सा, एक पैसेज सा, एक टनल सा बन जाता है। तो ये इन वाले पोर्स को, इन सुराखों को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर्स। और इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती है जिनकी वजह से ये पोर बनते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोरिन। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोपोरिन। याद रखना, न्यूक्लियोपोर एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोपोरिन वो प्रोटीन्स है जो कि इस न्यूक्लियोपोर्स को बनाएंगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो जगह जगह से आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और दरमियान में पोर सा बन जाता है, एक सुराख सा बन जाता है जिसको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स है इनका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बिलफर्ज इसके अंदर, वो फंक्शन की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले स्ट्रक्चर को समझो। न्यूक्लियोपोरिन्स वो प्रोटीन्स है जिन्होंने न्यूक्लियोपोर्स को बनाया होता है। अब इसके अंदर की तरफ आते हैं। ये तो हो गया इसका न्यूक्लियर एनवेलप। क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके आउटर सरफेस के साथ डायरेक्टली न्यूक्लियस किस ऑर्गेन के साथ अटैच है, ये बात याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और साथ में ये राइबोसोम जो है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, वो भी आउटर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के पास जुड़े होंगे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के ऊपर। ये बात हो गई, न्यूक्लियर पोर्स भी हो गए, इसमें और पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी हो गया। तो कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं बचा। अब जाते हैं इसके अंदर की तरफ।
ठीक है। अब बिलफर्ज यहाँ से हमने अंदर एंट्री ली, तो ये जो सारा रीजन होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारा रीजन, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रोटोप्लाज्म। इसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा रीजन होगा, ये सारा रीजन क्या होगा, जितना भी है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है, इसको न्यूक्लियस मैट्रिक्स बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस का मैट्रिक्स। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सारा रीजन है, ये सारा रीजन क्या कहलाएगा हमारे पास? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर काफी सारे सब्सटेंसेस होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। इसकी जो कंपोजिशन है वो काफी डिफरेंट होती है साइटोप्लाज्म के निस्बत से। ठीक है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म है, इसी तरह न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोप्लाज्म है। वो जो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में यही फर्क है कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को साथ ऐड कर दें तो फिर सारा कंटेंट प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगर उससे न्यूक्लियस निकाल दें तो फिर सारा जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर की जो मैट्रिक्स है, ये जो जगह है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर उसके अंदर और थोड़ा स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे हमारे पास? धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे बहुत सारे, जिसने पूरा एक थ्रेड सा बनाया होगा, पूरा एक जाल सा बनाया होता है। इस धागे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे इसको? हम क्रोमेटिन बोलेंगे। ये एक अलग से इनका पोर्शन है। मेन पहले न्यूक्लियर इनवेलप, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर फिर क्रोमेटिन। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इसको क्या बोलेंगे? ये जो धागे की तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। उसके बाद इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम जो है ना वो होते क्या है। तो ये क्रोमेटिन कहलाएंगे। ये क्या है? इसका पोर्शन क्या है? क्रोमेटिन। इन क्रोमेटिन के बीच में भी, यहाँ पे बिल्कुल न्यूक्लियस के बीच में, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के रीजन होंगे। ठीक है, बिल्कुल ये सारा लाइट सा होगा और ये थोड़ा सा डार्क सा होगा, डार्क रीजन होगा। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? इस तरह का एक रीजन होगा जिसमें कुछ पार्ट्स उसके इस तरह दानेदार होंगे, दाने दाने की शक्ल में होंगे, और कुछ पार्ट ऐसे इलांगेटेड होंगे। ठीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं, ये जो रीजन है जो बिल्कुल सेंटर न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोप्लाज्म के भी सेंटर में है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। सही हो गया? न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, और उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, और फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो चार पार्ट से इंपॉर्टेंट, जब भी स्ट्रक्चर या फंक्शन उसके डिफाइन करो तो न्यूक्लियस के चार जो है वो प्रॉपर पार्ट्स होते हैं। एक न्यूक्लियर इन्वेलप, उसके अंदर फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोलस, और उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास क्या होती है हमारे पास? जो क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, जो जिसके अंदर डीएनए होगा, बाद में हम देखेंगे इसको, तो वो हमारे पास क्या होगा? उसका क्रोमेटिन पार्ट होगा। ये चार पार्ट्स हो गए। अब वन बाय वन हम इसके फंक्शंस को देखेंगे। किसको देखेंगे? फंक्शंस को देखेंगे। तो ये बात हमें पता चल गई। अब मैं ये वाली चीजें थोड़ी सी हटा रहा हूं, क्योंकि ये फंक्शन हमने देख लिया, जो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें हो गई। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे। फंक्शन की तरफ जाते हैं। सो हम शुरू करेंगे सबसे पहले यहां से। ठीक है, फंक्शन वाइज बताएंगे ना, तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। ये जो न्यूक्लियोलस है, इसके दो रीजन है। अब मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं? न्यूक्लियोलस को। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क, न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, याद रखना, नो मेम्ब्रेन। इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब इसके गिर्द कोई इस तरह की मेम्ब्रेन नहीं होगी, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, जिसके दो रीजन है। क्या रीजन है? कितने रीजन है इसके अंदर? दो पार्ट्स हैं या दो रीजन हैं इसके अंदर। एक जो रीजन है वो थोड़ा सा दानेदार है, मतलब दाने की शक्ल में इस तरह, उसको कहते हैं ग्रैन्युलर। क्या है? ग्रैन्युलर मतलब दानेदार। ग्रैन्युलर क्या होता है? दानेदार। तो इतना दाने दाने की शक्ल का होकर पेरिफेरल रीजन है, मतलब ये आउटर साइड पे होते हैं, जो किनारों पे होते हैं। एक चीज होती है सेंटर, और जो सेंटर के किनारों पे होता है वो हमारे पास क्या होगा? पेरिफेरल रीजन होगा। तो ये जो ग्रैन्युलर है और पेरिफेरल रीजन है, एक हमारे पास क्या है? ग्रैन्युलर, पेरिफेरल रीजन, एक ये रीजन है, और एक इसके अंदर ये जो फाइबर की शक्ल में है, ये जो धागों की शक्ल में किस तरह का रीजन होगा, इसको बोलेंगे फिब्रिलर। क्या बोलेंगे इसको? फिब्रिलर
सेंट्रल रीजन, ये सेंटर में होगा तो ये क्या होगा हमारे पास फिब्रिलर सेंट्रल रीजन। तो दो रीजन हो गए, एक ग्रैन्युलर है, पेरिफेरल पार्ट है उसका जो आउटर साइड पे होगा न्यूक्लियोलस के, उसको बोलेंगे ग्रैन्युलर पेरिफेरल रीजन। जो दूसरा होगा जो कि थोड़ा इलांगेटेड होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर होंगे, वो हमारे पास क्या है, फिब्रिल मतलब फाइबर की फॉर्म में होंगे, तो फिब्रिलर सेंट्रल रीजन। ठीक है, अब इनका अगर मैं फंक्शन न्यूक्लियोलस का ओवरऑल फंक्शन बता दूं, क्या बता दूं, ओवरऑल फंक्शन बता दूं, तो न्यूक्लियोलस जो है वो इन्वॉल्व होता है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में। किसकी फॉर्मेशन में? राइबोसोम्स की सिंथेसिस कराता है। राइबोसोम सिंथेसिस कहां होती है? न्यूक्लियोलस में। क्या होती है? न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम्स का अपना काम क्या है? मतलब राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं। लेकिन राइबोसोम्स खुद कहां बनते हैं? तो खुद न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियोलस वाला रीजन है उसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा? उसके अंदर हमारे पास बनेंगे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स कहां बनेंगे? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो अब देखो इसके ये मेन फंक्शन है, तो न्यूक्लियोलस का जो स्ट्रक्चर है वो भी इन्हीं से रिलेटेड होगा। कैसे? ये जो ग्रैन्युलर पार्ट होता है, ये जो दानेदार पार्ट्स होते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास राइबोसोम्स के पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट्स होते हैं? राइबोसोम्स के पार्ट्स होते हैं। जो एक हमारे पास लार्जर पार्ट होता है, एक स्मॉलर पार्ट होता है, ऐसे राइबोसोम्स होते हैं, एक लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है, ये दोनों मिलकर एक राइबोसोम्स बनाते हैं। तो ये जो स्मॉलर यूनिट या लार्जर यूनिट या इसके जो पार्ट हैं जो ग्रेन की सर्कल में होंगे, वो कहां पे होंगे? ग्रैन्युलर रीजन में होंगे। न्यूक्लियोलस के कहां पे होंगे? ग्रैन्युलर रीजन में होंगे। जबकि ये जो हमारे पास फिब्रिल पार्ट है, ये जो फाइबर की फॉर्म में पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास ज्यादातर राइबोसोमल आरएनए होता है। क्या होता है हमारे पास? राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए। तो ये सारी चीजें देखो, आरएनए डीएनए थ्रेड के स्ट्रक्चर में होगा, इसी तरह थोड़ा इलांगेटेड होगा, फाइबर की सूरत में होगा, वो बीच में होता है। जबकि जो राइबोसोम्स के पार्ट्स होते हैं, लार्जर यूनिट हो गया, स्मॉलर यूनिट हो गया, वो कहां पे होंगे? उसके पेरिफेरल रीजन में होंगे या फिर ग्रैन्युलर रीजन में होंगे। यहाँ पे समझ आ गई न्यूक्लियस के क्या है? न्यूक्लियस हमारे पास राइबोसोम सिंथेसिस करने वाला एक क्या है? रीजन है, जो कि मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके इर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्रैन्युलर रीजन जहां पे हमारे पास राइबोसोम्स के पार्ट्स होते हैं, और फिब्रिलर सेंट्रल रीजन होता है जहां पे हमारे पास राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए होता है। ये बात समझ आ गई? अब एक और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझाऊं, क्योंकि आगे बार बार इसके इस लिहाज से समझना मुश्किल हो जाएगा अगर वो कॉन्सेप्ट ही ना पता हो तो। कॉन्सेप्ट क्या है कि सेल हमारे पास, कोई भी सेल उठा लो, वो दो फेज में ही हो सकता है। कोई भी सेल है उसके दो ही फेजेस हो सकती हैं, या तो वो इंटरफेज में होगा। किसमें होगा? इंटरफेज में। जिन लोगों ने सेल डिवीजन या सेल साइकिल पढ़ा उनको ये याद आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह हम सेल डिवीजन पे प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे तो उसमें समझ आएगा। तो सेल जो है हमारे पास, वो उनकी जिंदगी दो चीजों पे बेस करती है, या तो वो इंटरफेज में होगा या फिर वो डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज जिसे बोलते हैं, तो या फिर वो डिवीजन कर रहा होगा। अब ये दो ही फेज हो सकते हैं। ठीक है, इंटरफेज क्या होता है कि इंटरफेज में सेल ग्रो तो कर रहा होगा, लेकिन उसका जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस है, वो डिवाइड नहीं करता, सेल डिवाइड नहीं करता, सेल में माइटोसिस मियोसिस नहीं होती। वो जो फेज होते हैं जिसमें सेल की डिवीजन नहीं होती उसको बोलते हैं इंटरफेज। और एक सेल जो है तकरीबन 90% अपनी जिंदगी इंटरफेज में गुजारता है। मतलब इंटरफेज में बाकी सारा काम होता है लेकिन डिवीजन जो है नहीं होती। एक सेल 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं होता या 1 से 4 में कन्वर्ट नहीं होता है। माइटोसिस और मियोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, वो डिवीजन के फेज में आते हैं। जबकि बाकी सारे फेजेस जो है ना, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये सारे फेजेस जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं इंटरफेज में, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता वो इंटरफेज, जिसमें सेल डिवाइड करता है वो उसकी डिवीजन वाला फेज होता है। वो उसकी क्या होता है? डिवाइडिंग स्टेज होती है, या डिवीजन वाला फेज होता है, या मल्टीप्लिकेशन वाला फेज होता है, कोई भी उसको कह दो। ठीक है, तो इंटरफेज है और डिवीजन फेज है। तो इंटरफेज के दौरान, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं करता, तो ये न्यूक्लियोलस हमें नजर आता है, ये अपीयर होता है, ये प्रेजेंट होता है। किस दौरान? इंटरफेज के दौरान। जैसे ही खुद जो सेल है वो डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू करता है, तो सबसे पहले हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, और फिर जो न्यूक्लियोलस का रीजन है वो भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो डिवीजन के दौरान तो हमें ना ये न्यूक्लियोलस का रीजन प्रॉपर नजर आएगा, ना हमें प्रॉपर न्यूक्लियस नजर आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि डिवीजन के दौरान इस न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी रिमूव हो जाती है, वो भी डिग्रेड हो जाती है। तो डिवीजन के दौरान हमें सेल का प्रॉपर न्यूक्लियस भी नजर नहीं आने वाला, और
ना उसका न्यूक्लियोलस जो रीजन है वो भी नजर नहीं आएगा। ये कब नजर आएंगे? ये हमें इंटरफेस के दौरान नजर आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखो। ये समझ आ गई नहीं कि इंटरफेज और डिवीजन फेज क्या होती है? तो इंटरफेज और डिवीजन ये है, बताने का मकसद ये था कि जो न्यूक्लियोलस है वो इंटरफेस के दौरान नजर आता है, डिवाइडिंग स्टेज के दौरान नजर नहीं आता, क्योंकि ये डिग्रेड हो जाता है। कैसे डिग्रेड होता है? वो सेल साइकिल का पार्ट है। इसी तरह जो न्यूक्लियस है उसकी भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोफेज के दौरान खत्म हो जाती है, तो हमें न्यूक्लियस भी प्रॉपर्ली इंटरफेस के दौरान नजर नहीं आता। अगर हम सेल को इंटरफेस के अलावा उल्टा बोल गया कि जो न्यूक्लियस है वो हमें डिवाइडिंग स्टेज में नजर नहीं आएगा। न्यूक्लियस तभी नजर आएगा जब सेल हमारे पास किस स्टेज में होगा? इंटरफेज में होगा। तो विजिबल कब होंगे? इंटरफेज के दौरान। ये बात हो गई, न्यूक्लियोलस को भी हमने समझ लिया। दूसरा जो पार्ट आता है, अब ये न्यूक्लियोलस ने क्या बनाया, मैं इस चीजों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ये न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम्स बनाएगा। क्या बनाएगा? राइबोसोम्स बनाएगा। ठीक है, इसने राइबोसोम्स बना लिए। बिलफर्ज मैं यहाँ पे राइबोसोम्स ऐसे बना रहा हूँ कि इस न्यूक्लियोलस की वजह से यहाँ पे इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स आ गए। क्या आ गया हमारे पास? राइबोसोम्स आ गए। ये समझ आ गई। उसके बाद आप जाते हैं क्रोमेटिन पे। किस पे जाते हैं? क्रोमेटिन पे। तो न्यूक्लियोलस हो गया। अब क्रोमेटिन को देखो, व्हाट इज क्रोमेटिन? ये जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, ये वाले स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे थे, इसके अंदर ये जो गुच्छे की आगे जैसे मतलब एक धागा निकालो, उसको फिर ऐसे ही कर दो, तोड़ मरोड़ दो तो एक गुच्छे की शक्ल में आ जाएगा। इसी तरह क्रोमेटिन होता है वो फाइबर की फॉर्म में लेकिन थ्रेड लाइक होता है। तो क्रोमेटिन को हमने शुरू करना है कि व्हाट इज क्रोमेटिन, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। किसी चीज की मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि फिर लेक्चर क्रोमेटिन पे 2-3 घंटे बंदा लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही तो सारा फिर डीएनए, क्रोमोसोम और वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो क्रोमेटिन जो है वो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि विजिबल होता है, विच इज विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अंडर कौन से माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो क्रोमेटिन है वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आता। उसको नजर लाने के लिए हमें कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट्स मीन कि इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की शक्ल में होगा इस तरह के, मतलब ये हमारे पास धागा है और आपस में ऐसे गुच्छे उन्हें बनाए होंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्रोमेटिन होगा। ये क्या होगा? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो है वो होता है इंटरफेस के दौरान। किसके दौरान है? इंटरफेस के दौरान। तो क्रोमेटिन कहां पे होगा, कब होगा? इंटरफेस के दौरान। इंटरफेस मतलब सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जब आपको न्यूक्लियस नजर आ गया तो उसके अंदर कभी भी आप क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे, क्रोमेटिन मिलेगा। याद रखना, क्या मिलेगा? क्रोमेटिन। तो मतलब अब क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस चीज का है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास जो डीएनए होता है। क्या होता है? जो डीएनए होता है, जिसके अंदर हमारे जीन्स होते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी डीएनए के अंदर पूरे सेल को कंट्रोल करने के लिए मैप होता है, इंफॉर्मेशन होती है, कोड्स होते हैं, जिनको यूज करता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियस सारा यूज करता है, और उसके थ्रू वो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो क्रोमेटिन होता है वो बेसिकली डीएनए के थ्रेड्स हैं, डीएनए के धागे हैं, डीएनए है पूरा। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए की भी थ्रेड्स हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए हमेशा ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, तो आरएनए भी है हो सकता है इसमें, और डीएनए भी होता है। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो किसके हैं? वो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्होंने पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरा हुआ है, उसको उसमें पड़े हुए हैं। वो क्या हमारे पास इंटरफेस के दौरान हमें क्रोमेटिन नजर आता है जब। और एक बात और याद रखना, फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत कम जो है लोगों को पता होता है कि अगर डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, क्या कर रहा है? डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। क्या हो रही है? रेप्लिकेशन मतलब डीएनए खुद को डिवाइड करता है, तो कभी वो क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होगा, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। एक बात याद रखना, जब डीएनए डिवाइडिंग स्टेज होती है, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो उस वक्त वो किस फॉर्म में होगा? डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, क्योंकि क्रोमेटिन वाला डीएनए थोड़ा सा लूज होता है। क्या होता है? लूज होता है। अब जब वो खुद को प्रिपेयर करता है किसके लिए? डिवाइडिंग के लिए, डिवीजन स्टेज में जाता है, तो ये जो क्रोमेटिन के गुच्छे हैं ये खुद को प्रॉपर्ली जो ना अरेंज कर देते हैं और मोर कंडेंस हो जाते हैं, मोर कंपैक्ट हो जाते हैं। मतलब क्रोमेटिन थोड़ा लूज था, उसको प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो मोर कंडेंस्ड फॉर्म उसकी बन जाती है। किस दौरान?
डिवीजन के दौरान। वो जो डिवीजन के दौरान इसकी मोर कंडेंस्ड फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। जब मोर कंडेंस्ड फॉर्म किसकी बनेगी? मोर कंडेंस्ड मतलब बहुत थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, विजिबल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जितना भी क्रोमेटिन होता है वो सारा छोटे छोटे पार्ट्स में खुद को जो बना लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है। जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी होती है, मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन सिंपली क्या है? क्रोमेटिन हमारे पास डीएनए और आरएनए जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं, ये जो हम क्रोमोसोम्स करते हैं, जो लगे हुए हैं, क्रोमोसोम ऐसे हो गया, क्रोमोसोम वैसे हो गया, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक्चुअली क्रोमेटिन होता है। जब वो डिवाइड करने के काबिल हो जाता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो वही क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाता है, और कॉम्पैक्ट होने के बाद किस फॉर्म में आ जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। तो क्रोमोसोम का अगर हम डिफाइन करें तो उसके अंदर देखो, ये चीज मैंने क्यों बताई, ये हमारे पास क्रोमेटिन था, ठीक है। ये क्रोमेटिन बिलफर्ज किस स्टेज में चला गया? डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे। तो खुद को प्रिपेयर करने के लिए क्रोमेटिन बेसिकली क्या है? डीएनए है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो रेप्लिकेशन के लिए उसको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स बिलफर्ज मैं बना देता हूं कि ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये वाले हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स भी इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़े होंगे, तभी तो ये रेप्लिकेट करेगा ना। मतलब ये खुद को डबल करना चाहता है। डबल करने के लिए उसको टोनर की जरूरत है, कॉपी करने के लिए उसको टोनर की जरूरत है, फोटोस्टेट मशीन की जरूरत है। तो सारा जितना भी रॉ मटेरियल है, यहाँ पर खुद डबलिंग करने के लिए उसको न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल के फॉर्म में। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे इसके डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हो गई। फिर जब ये डिवाइड करता है उसके बाद ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आने के लिए, या क्रोमेटिन को कंडेंस होने के लिए, या क्रोमेटिन को अरेंज होने के लिए, ताकि वो मतलब अगर सीधे सीधे धागे पड़े हो ना बहुत सारे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ उसकी मतलब उलझ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे, इंटैगल कर जाएंगे। तो इंटैगल से बचाने के लिए, क्या करने के लिए? इंटैगलमेंट से या उलझने से बचाने के लिए क्या करता है? जो डीएनए है वो, जो सेल हमारे पास, वो प्रॉपर प्रोटीन्स के गिर्द लपेट लेता है। मतलब एक इस तरह का गोल सा प्रोटीन होगा, ठीक है, एक प्रोटीन होगा, और उसके ऊपर जो डीएनए है वो ऐसा रैप अप कर जाएगा उसके गिर्द। जैसे हम धागा लपेटते हैं ना, तो किसी चीज के ऊपर लपेटते ताकि उसमें क्या ना हो, उलझ ना जाए, उसमें कोई गांठ ना पड़ जाए। तो इसी तरीके से जो हमारा डीएनए है वो उलझ ना जाए, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन के गिर्द लपेटते हैं। उन प्रोटीन्स को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। वो जो प्रोटीन्स जिसके गिर्द डीएनए लिपटता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा भी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन किया गया कि हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए और ये सारी चीजें। तो ये जो डीएनए जिस प्रोटीन के गिर्द रैप अप करता है, इसमें हमारे पास लाइसिन और अर्जिनिन रिच प्रोटीन होता है, बेसिकली बेसिक प्रोटीन है, उसके गिर्द ये रैप अप करता है। तो वो जिस प्रोटीन के गिर्द रैप अप करते हैं उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन। और जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप अप कर जाता है, मतलब जैसे एक धागा हम लपेट लेते हैं, ये कोई स्टिक है जिसके गिर्द मैंने धागा लपेट दिया, तो उस स्टिक और जब उसकी गिर्द धागा लिपटा हो उसको हम मिला के क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। ये हमारे पास क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला जो चैप्टर है उसमें ये चीजें फिर हम डिटेल से इस चीज को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, कॉइलिंग क्या होती है, ये कैसे हमारे पास इंटेगलमेंट से खुद को बचता है, क्रोमेटिन क्या है, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो यहाँ पे समझो क्रोमेटिन इंटरफेस के दौरान था, इंटरफेस के दौरान बाकी सारे काम उसने कर लिए। जब ये खुद को डिवाइड करने वाला था तो क्रोमेटिन जो है वो मोर कंडेंस्ड फॉर्म में चला जाता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। एक प्रॉपर शेप में आ जाता है क्रोमेटिन हमारे पास, और उस शेप को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अगर इसकी मैं शेप बनाता हूं तो शेप इसकी कैसे होगी? हमारे पास इस तरह की एक शेप बन जाएगी, एक शेप इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की शेप्स बन जाएंगी। अब ये भी क्या है हमारे पास? बेसिकली हमारे पास ये है क्रोमेटिन ही है, लेकिन अब ये मोर कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया, ज्यादा थिक हो गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया। तो
तो इस शेप को डिवीजन के दौरान हम लाइट माइक्रोस्कोप, जो आम माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो शेप होते हैं इसको कहते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम के इस पार्ट को बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड नहीं, क्या बोलेंगे इसको? क्रोमेटिड। एक फादर वाला और एक मदर वाला, ठीक है। तो ये क्रोमेटिड हो गए। अब ये जो दो क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, इनको आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड जो है वो एक रीजन के जरिए आपस में जुड़े होंगे। किसके जरिए जुड़े होंगे? रीजन के जरिए। एक रीजन होगा जिसके जरिए, जिसके अंदर कई सारी प्रोटीन्स होंगी, उसके जरिए आपस में जुड़े होंगे। यहां पे मैं इसको बता देता हूं प्रॉपर, ठीक है। ये बिल फर्ज हमारे पास एक सिस्टर क्रोमेटिड है ऐसे, और ये हमारे पास दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है ऐसे, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा रीजन इधर और ये थोड़ा सा रीजन इधर, जिसके अंदर पार्ट बनेगा, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स आएंगी और ये दो जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो थोड़ा तरफ सा रीजन था, इस रीजन को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। मतलब वो वाली जगह जहां पे सबसे पहले ये क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ेंगे, और जिस स्ट्रक्चर के जरिए जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा इसको बोलेंगे सेंट्रोमेयर। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर। वो रीजन जिसके जरिए क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में जुड़े, वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। और जहां पर जो पार्ट है, जो जगह है जहां पे जो डीएनए होता है थोड़ा लेस कॉन्ट्रास्ट होता है, थोड़ा लाइट एरिया होता है, जहां पे ये दोनों डीएनए जो क्रोमेटिड्स ये आपस में जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये इस तरह का रीजन होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर। तो ये हमारे पास बिल फर्ज, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, और ये आपस में यहाँ पे ऐसे सेंट्रोमेयर के जरिए जुड़े होते हैं। अगर इस सेंट्रोमेयर की बात करें तो इस सेंट्रोमेयर के अंदर प्रॉपर जो है ना प्रोटीन्स होंगी, इस तरह की क्या होंगी? कुंडे टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काइनेटिव कोर प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे? काइनेटिव कोर प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या है? मैंने कहा ये शेप कब डिसअपीयर होती है, कब ये हमें क्रोमोसोम नजर आती है? ओवरऑल क्रोमोसोम ही है। ये कब हमें नजर आता है? ये हमें नजर आता है सेल डिवीजन के दौरान। तो सेल डिवीजन के दौरान जो हमारे पास सेंट्रियोल स्पिंडल बनाएंगे, ये इस तरफ एक सेल का आ जाता है, एक सेल के इस पोल पे सेंट्रियोल आ जाते हैं, और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? ये स्पिंडल बनाना शुरू कर देते हैं, धागे बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको स्पिंडल फॉर्मेशन बोलते हैं। ऐसे धागे बनाएंगे तो वो जो धागे वो जो स्पिंडल्स है, जो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो इन हुक्स के साथ रिएक्शन करेंगे, हुक्स के साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। एक कुंडे, जो कुंडा होता है उसके अंदर एक दूसरा कुंडा डल जाएगा, तो कुछ यहाँ से जुड़ जाएंगे, कुछ यहाँ से जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो उसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला उसको इस तरफ खींचेगा, तो कुंडे डले हुए तो ये दोनों खींचते चले जाएंगे, और इस तरीके से डिवीजन के दौरान ये माइक्रो जो क्रोमोसोम है ये अलग हो जाएगा, ये वाला अलग चला जाएगा और ये वाला अलग चला जाएगा। तो वो जो डिवीजन के दौरान हमारे पास फाइबर्स अटैच करवाने के लिए इस सेंट्रोमेयर के ऊपर कौन से प्रोटीन्स काम करते हैं? काइनेटिव कोर प्रोटीन्स काम करते हैं। तो ये भी वहां पे नाम लिखो, तो इसका भी आप समझ आ गया कि काइनेटिव कोर प्रोटीन्स क्या होती है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ये इसकी क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमेयर। बाज दफा कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसके होते हुए, मतलब इसके होते हुए एक और जगह से भी आपस में जुड़ जाते हैं, एक और जगह से आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। वो जो दूसरी जगह जहां से वो आपस में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। या इसका एक और नाम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। याद रखना, क्या नाम है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या फिर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और इसका काम क्या है? इसका काम है इंटरफेस जब दोबारा शुरू होगा तो ये न्यूक्लियोलाई को बनाएगा। किसको बनाएगा? न्यूक्लियोलाई को, इस चीज को बनाएगा। यहां से चीज समझ आ गई? देखो कितनी बड़ी सीरीज हो गई। प्रोटीन उनको कौन बनाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को कौन बनाएगा? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। क्या बनाएगा? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दूं साथ साथ, देखो बुक में इतना सारा नहीं लिखा, लेकिन ये सारा बुक से रिलेटेड है, सिर्फ समझाने की बता रहा हूँ। ये एमसीक्यूज के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का क्या काम है?
न्यूक्लियोलस को बनाना, या न्यूक्लियोलाई अगर एक से ज्यादा तो फिर सारों को बनाएगा, न्यूक्लियोलस को बनाएगा। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? राइबोसोम्स को बनाना। किसको बनाना? राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन। तो इस तरह ये चीज समझ आ गई। प्रोटीन को राइबोसोम्स बना रहा है, राइबोसोम्स को न्यूक्लियोलस बनाता है, न्यूक्लियोलस को कौन बनाता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन। तो ये हो गया हमारे पास क्रोमेटिड, दोनों आपस में स्टेरोक्रोमेटिड्स हैं। जिस पॉइंट के जरिए आपस में जुड़े उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। सेंट्रोमेयर के ऊपर काइनेटिक कोर प्रोटीन्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है? अटैचमेंट करवाना स्पिंडल फाइबर्स का इस क्रोमोसोम के साथ। तो ये हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। फिर बास क्रोमोसोम आपस में एक और जगह से भी जुड़ जाते हैं, जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, और जो बाद में न्यूक्लियोलाई को बनाएगी। ये चीज भी समझ आ गई कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम में क्या फर्क है, ये चीजें समझ आ गई। अब ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये भी हो गया कि सेंट्रोमेयर क्या है, ये वाले वगैरह वगैरह सारी। अब इसके लिए जितने भी सारे हमारे पास बिलफर्स ये क्रोमेटिन था, डीएनए डुप्लीकेशन हो रही है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए होता है। कौन सा? पॉलीमरेज। क्या चाहिए होता है? पॉलीमरेज एंजाइम्स। ये बाकी जो एंजाइम्स होते हैं, लिगेज हो गया हमारे पास, प्राइमेज हो गया हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज 321, फिर उसके बाद जाइरेज है, उसके बाद हेलिकेज है। तो काफी सारे एंजाइम जो चाहिए होते हैं किसके लिए चाहिए होते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। इसी तरीके से जब ये डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना, डीएनए से आरएनए बनना, वो ट्रांसक्रिप्शन है। तो उसके लिए भी अलग से एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीजें चाहिए होती है। फिर ये डीएनए और आरएनए के खुद के फॉर्मेशन के लिए उसको मैग्नीशियम आयंस की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मैग्नीशियम आयंस की। तो ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? मैग्नीशियम आयंस हो गए, राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स के पार्ट्स हो गए, राइबोसोमल आरएनए हो गया, राइबोसोमल डीएनए हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स, उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम आयंस हो गए। ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है? ये सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन क्या हुआ? वो इन सारी चीजों को रखता है, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने हमारे पास राइबोसोम्स बन रहे हैं या उसके जो पार्ट्स हैं, जितने हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो इस हवाले से न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म से थोड़ा डिफर कर जाता है कि उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। अब ये सारी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। बिलफर्ज मैं बताता हूँ, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, क्या है हमारे पास? डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर बन ही नहीं सकता। क्यों? जो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन कहाँ बनेगी? राइबोसोम्स के जरिए। कहाँ बनेगी? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे होंगे? यहाँ पे हमारे पास ये पॉलीमरेज बन गया, या हमारे पास जितने भी बाकी एंजाइम है या जो बाकी प्रोटीन्स है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या जितने भी इसके अंदर और प्रोटीन्स है, वो खुद बनती किधर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उनको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के तक लाना है कि नहीं लाना? लाना है ना। तो किसके थ्रू लाएंगे? वो जो हमारे पास प्रोटीन्स बने, वो जो हमारे पास आरएनए बना, वो जो हमारे पास राइबोसोम्स, या यहाँ से बिल्कुल राइबोसोम्स बन गए, यहाँ पे ये मैं कहना राइबोसोम्स बन गए। अब इनका काम होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस राइबोसोम्स को बाहर भेजने के लिए कौन सी जगह यूज होगी? जो न्यूक्लियर पोर्स है। इसी तरीके से ये जो एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर बने वो किसके जरिए एंटर करेंगे? ये न्यूक्लियर पोर के जरिए। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक जो एक्सचेंज होते हैं मटेरियल के, उनके लिए यूज होता है हमारे पास न्यूक्लियर पोर। जो छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो सिंपली डिफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन जो बड़े जैसे एंजाइम हो गए, प्रोटीन हो गए, इस तरह के जो स्ट्रक्चर हो गए, उनको अंदर लाने के लिए प्रॉपर एक्टिवली उनको यहाँ से पकड़ दिया जाता है। ये कोई चीज इसको यहाँ लाती है, फिर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को सिग्नल किया जाता है कि यार मेरे पास ये चीज इसको अंदर भेजना है। वो यहाँ से ये गेट मुकम्मल खोलती है और वो बड़ी चीज जो है वो अंदर आ जाती है। इस तरह अंदर वाली चीजें बाहर जा रही होती है। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी बाहर बनेगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ जमा हो रहे हैं, बनेंगे साइटोप्लाज्म में। तो ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो किसके थ्रू होगा? इस न्यूक्लियर पोर के जरिए होगा। और यहाँ पे आके हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका टॉपिक एंड हो जाता है। न्यूक्लियस के जो चार हमारे पास मेन थे, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, उसके बाद ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, फिर क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। तो होप सो आप लोगों को न्यूक्लियस का जो है वो समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियस क्या है। अभी ये चीजें यहाँ पे खत्म नहीं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों के उठ रहे होंगे, तो उसके अलग अलग से प्रॉपर लेक्चर होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारा काम इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इस न्यूक्लियस के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये डीएनए रेप्लिकेशन, और इसके थ्रू जीन एक्सप्रेशन, सेंट्रल डॉग्मा, बहुत सारे फिनोमिना है।
उसके जरिए ये पूरे को पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, इवन पूरी बॉडी को जो है ना हर सेलुलर मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो हमारे पास न्यूक्लियस ही करवा रहा होता है, इसकी वजह से उसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। अगर आ गई है तो अब मैं आप लोगों को पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। कर देना सब्सक्राइब और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।